नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम दो लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर आज क्लियरली ह्यूज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है और दोनों ही स्टॉक्स अपने अपने सेक्टर में बहुत ही पॉपुलर स्टॉक हैं। तो ब्रेकआउट के बाद इन दोनों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, फ्रेश बाय करें या फिर प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर सिर्फ होल्ड करना चाहिए, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहला स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो आप जानते ही हैं डीमार्ट का नाम कितना पॉपुलर है रिटेल सेगमेंट में। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2652 रुपीज, जो कि हमें 5% की तेजी दिखा चुका है। मार्केट कैप की बात करें तो दिग्गज कंपनी है, 1,71,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड 0 है, यानी कंपनी ग्रोथ पर फोकस करती है, डिविडेंड नहीं देती। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 119 है। तो आप समझ सकते हैं ओवरऑल जो रिटेल सेक्टर है वो हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो पूरे रिटेल इंडस्ट्री का जो एवरेज इंडस्ट्री पी है वो भी 120 के आसपास है, और ये तो हमें प्रीमियम क्वालिटी वाला शेयर है, प्रीमियम क्वालिटी वाली कंपनी है, तो इसका वैल्यूएशन भी प्रीमियम दिखाई दे रहा है। इसका पी रेशियो 182.53 के आसपास दिखाई देता है। अगर कंसोलिडेटेड देखेंगे तो वहां पर हमें 192 का पी रेशियो दिखाई दे रहा है। तो प्रीमियम क्वालिटी वाला शेयर है, तो इसका वैल्यूएशन भी बहुत ही प्रीमियम हमें दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 15.5 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि 2500 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें कई बार देखने को मिला और स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आता था, लेकिन यही रेजिस्टेंस हमें टूटता हुआ नजर आया है। ह्यूज वॉल्यूम्स आज हमें देखने को मिले, भारी हमें मात्रा में यहां पर बाइंग होती हुई नजर आ रही है। क्लियरली ब्रेकआउट की सिचुएशन यहां पर हमें देखने को मिल गई है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो ऑफकोर्स स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 63.51, जो कि हमें वापस स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 74.65 है, जो कि काफी स्ट्रांग है और ओवरबॉट सिचुएशन में एंटर कर चुका है। अगर ये 80 के ऊपर निकल जाता है तो हाईली ओवरबॉट सिचुएशन भी दिखाई देगी। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में हमें क्लियरली ऑफ कोर्स बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है, पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो अपर बैंड को तोड़कर ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 2568 का लेवल, मीडियन है 2413 का लेवल, लोअर बैंड है 2257 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 2320 का लेवल है। पिवट सपोर्ट्स के बारे में बात करने की फिलहाल मुझे जरूरत दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। दूसरे पिवट रेजिस्टेंस को आज ही स्टॉक ने फेस किया है, और अगर तीसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो 3000 का लेवल तीसरा पिवट पॉइंट हमें दिखाई देता है, जो कि एज ए रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ सकता है। अब इसके ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। हालांकि इसको ज्यादा पुरानी लिस्टिंग को भी नहीं हुआ है, 2017 में ही इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। उसके बावजूद शानदार स्टॉक रहा है, शानदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिलता है। जब भी यहां पर गिरावट देखने को मिली है तो 20 मंथ्स का ईएमए एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है, और वापस स्टॉक में हमें तेजी दिखाई देती है। जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला तब भी इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें रिकवरी दिखाई दी थी, और उसके बाद भी जब स्टॉक नीचे आया उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें यहां पर तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो जैसे कि हमने देखा ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिल गई है, तो इसमें क्या करना चाहिए, तो चार्ट्स की हिस्ट्री एक बार जान लेते हैं। आपके सामने एक वीक का कैंडल आ चुका है, हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी सेम सिचुएशन हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है। आप देख पाएंगे 1700 के आसपास का लेवल इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था, और स्टॉक बार बार इसी लेवल को फेस करके नीचे आता हुआ नजर आता था। लेकिन जब इस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, इस लेवल को तोड़कर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था, तो यहां पर अप मूव की जर्नी कंटिन्यू दिखाई दी। उसके बाद जब करेक्शन आया तो यही रेजिस्टेंस का लेवल एज अ सपोर्ट दिखाई दिया, और वापस हमें यहां पर तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो चार्ट की हिस्ट्री की मदद से हमें यह पता चलता है कि डीमार्ट अपने पुराने रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेकआउट से तोड़ता हुआ नजर आया है तो स्टॉक वापस उसी रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट लेता है, और वापस अपमूव यहां पर हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। हम देख पाएंगे जब मार्केट में क्रैश था कोविड की वजह से, तब भी ये 1700 का लेवल हमें टूटता हुआ नजर नहीं आया था। तो पुराने रेजिस्टेंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से एज अ सपोर्ट लेने की हमें यहां पर हिस्ट्री दिखाई दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल जाती है, अगर स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, तो 2500
मिनट का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा, क्योंकि यही लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें अब तक दिखाई दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है तो क्या करना चाहिए, लॉस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर आपने प्रॉफिट में आपने यहाँ पर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। शेयर बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है फिलहाल मोमेंटम बना हुआ है, फिलहाल आपको यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग करने के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसमें मोमेंटम बना हुआ है, तो आपको प्रॉफिट्स को राइड करने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, तो जैसे कि हमने देखा 2500 का लेवल ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अगर गिरावट होती है तो मेरा मानना है अब ये स्टॉक हमें 2650 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो जो यहाँ पर बाय करना चाहते हैं करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं तो ये वैल्यू बाय बिल्कुल भी नहीं होगा। वैल्यू बाय तब था जब हमने यहां पर दो बार 2000 के लेवल पर यहां पर बाइंग की थी। 2000 पे पहली बार यहां बाइंग की, फिर रिकवरी अच्छी दिखाई दी, लेकिन वापस स्टॉक किसी कारण की वजह से हमें नीचे आता हुआ नजर आया था, तो वापस हमने बाइंग की थी, तो ये वैल्यू बाय था। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं, करंट सिचुएशन में बाय करते हैं, तो वो एक टेक्निकल बाय होगा, क्योंकि क्लियरली ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिल चुकी है। तो 2500 का लेवल ऐसा सपोर्ट दिखाई देगा, तो डाउन साइड यहां पर थोड़ी सी हमें मिनिमल दिखाई दे रही है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन दिखाई देती है। तो इसलिए इसे आप वैल्यू बाय बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। इसका पी रेशियो ऑलरेडी 180 के आसपास चलता हुआ नजर आता है, तो ये वैल्यू बाय नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है और मार्केट में जो भी होता है उससे सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि डीमार्ट अच्छी कंपनी है, डीमार्ट फंडामेंटली स्ट्रांग है। जब शेयर नीचे आ रहा था 2000 के आसपास हमें गिरता हुआ नजर आया था, भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही थी, तब काफी लोग यहां पर घबरा चुके थे कि डीमार्ट यहां पर बंद हो जाएगी। जियो मार्ट यहां पर आ चुका है, अब डीमार्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है, कंपटीशन हर एक फील्ड में होती है, हर एक सेक्टर में होती है, लेकिन हर एक कंपनी कोशिश करती है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। और डीमार्ट के प्रमोटर्स भी काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, तो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहने में बेहतर रहेगा। स्टॉक अच्छा है, इसे अपने वॉच लिस्ट पर बनाकर रखिए। अगर आप इसे करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग करना सूटेबल नहीं समझते तो वापस स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आएगा। 2000 का लेवल, 2500 का लेवल ऐसा सपोर्ट दिखाई देगा, तो वहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है येस बैंक। भले ही शेयर 17 रुपए का है, पेनी स्टॉक है, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 43,000 करोड़ की मार्केट कैप है। येस बैंक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 17.3, जो कि आज हमें ऑलमोस्ट 10% ऊपर दिखाई दिया है। अगर बात करें डिविडेंड डील के बारे में तो ऑफकोर्स कंपनी की हालत इतनी बुरी है, और वैसे भी बैंक से भी फिलहाल डिविडेंड नहीं दे रही है। फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 34.85 है, लेकिन यहां पर हमें पी रेशियो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स लॉस मेकिंग कंपनी है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 1.18 का प्राइस टू बुक रेशियो हमें दिखाई देता है। तो अब चलते हैं चार्ट पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं येस बैंक के केस में 17 रुपीज का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था। जब स्टॉक यहां पर पहुंचा तो तुरंत यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली, स्टॉक बहुत ही वीक हो चुका था। 12.5 रुपए के भी हमें नीचे आता हुआ नजर आया था, लेकिन यहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। और आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक ने 17 रुपीज का जो पुराना रेजिस्टेंस था वो तोड़ दिया है और स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और इसी के साथ 100 डेज का मूविंग एवरेज भी स्टॉक ने तोड़ दिया है, जो कैलकुलेट होकर आता है 16.28। तो छोटे मोटे लेवल से नहीं तोड़ा है, अच्छे मार्जिन से यहां पर टूटता हुआ नजर आता है। और हाई बाइंग यहां पर होती हुई नजर आ रही है, ह्यूज बाइंग हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, और आज भी अच्छी खासी बाइंग यहां पर देखने को मिली। तो क्लियरली ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर हाईली ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई भी हाईली ओवरबॉट जोन में दिखाई देता है। एमएफआई और आरएसआई दोनों ही 80+ की सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। एमएससीडी के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहां पर हमें बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण कब से हो चुका है, यहां पर पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे रही है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तोड़कर स्टॉक काफी ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 16.39 का लेवल, मीडियन है 14.8 का लेवल, लोअर बैंड है 13.23 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 14 रुपीज के आसपास का है, और पिवट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो दूसरा रेजिस्टेंस टूट चुका है, 16.6 का था। तीसरे पिवट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 19.3 का रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि बहुत ही बुरी स्थिति येस बैंक में हमें देखने को मिली है। बहुत ही शानदार मूवमेंट बनी हुई थी, 2018 तक स्टॉक आसमान छू रहा था, 400 रुपए का स्टॉक हमें देखने को मिला, जो कि तुरंत ही नीचे आता हुआ भी नजर आया था। बहुत ही तेजी से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, इसकी जो डाउनफॉल था वो बहुत ही तेजी से हमें देखने को मिला। अब देख पाएंगे 1 मंथ की कैंडल है, स्टॉक 350 के लेवल से हमें 200 के भी नीचे आता हुआ नजर आया था सिर्फ एक ही महीने में। तो आप समझ सकते हैं कितना शानदार यहां पर बहुत ही गिरावट
जोरदार गिरावट हमें देखने को मिली और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई जरूर थी, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और वापस स्टॉक हमें वापस बर्बाद होता हुआ नजर आया था। और स्टॉक हमें फिलहाल 2 4 5 रुपए के आसपास भी आता हुआ नजर आया था जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला। और इसकी क्या सिचुएशन हुई है इसके बारे में हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर लिया, तो उसमें ज्यादा समय जाया नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिलहाल क्या चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। इसका एफपीओ आया था 12 रुपए के आसपास, जहां पर हमने इन्वेस्ट भी किया था। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ सकती है। उसका रीजन है कि येस बैंक में जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला 400 रुपए के लेवल से ही हमें बहुत ही नीचे आता हुआ नजर आया था, उसके रीजन थे कि उन्होंने उनके मैनेजमेंट ने जिन्हें लोन दिया था उसकी सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। और जो लोन्स दिए थे ऐसी वैसी कंपनीज को दे दिए थे, प्रोविजनिंग बहुत करना पड़ गया, सारे बैड लोन्स बहुत ही देखने को मिल गए, एनपीए की सिचुएशन बदतर से बदतर होती जा रही थी। और फिलहाल एसबीआई ने यहां पर अच्छा स्टेक ले लिया है और मैनेजमेंट पूरा का पूरा बदल दिया है। तो मैनेजमेंट अभी जो है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और उन्होंने बैंक को बहुत ही संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और कस्टमर्स का वापस गेन जो है वो ट्रस्ट को वापस रीगेन कर लिया है। कस्टमर्स यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स हैं वो वापस येस बैंक पर ट्रस्ट करने लगे हैं। डिपॉजिट्स भी हमें अच्छे यहाँ पर सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 12 रुपीज़ का एफपीओ प्राइस काफी अट्रैक्टिव है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं, तो यहाँ पर आप 3 साल का सोचकर भूल जाइए, क्योंकि स्टॉक अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो ये आपको अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकता है, क्योंकि बैंक की हालत सुधरने में ऑफकोर्स समय जरूर लगता है। और यहाँ पर हमने देखा कि 12 रुपए का एफपीओ प्राइस में हमें लिया था 18 रुपए के आसपास, ये ऑलमोस्ट हमें पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो 50% के शानदार रिटर्न ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुके हैं। लेकिन अगर आपने एफपीओ में अप्लाई नहीं किया या बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, तो यहाँ पर अभी भी मौका हाथ से इतना निकला नहीं है, क्योंकि अभी भी बैंक की हालत सुधरती हुई नजर आ रही है। इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये भी कहा है कि आगे आने वाले 2-3 सालों में हम यहाँ पर डिपॉजिटर्स बढ़ाने वाले हैं, डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, लोन बुक को एडवांस करने वाले हैं। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हमें दिखाई दे रही है मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि काफी पॉजिटिवली मार्केट में भी लिया जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें पोजीशंस के बारे में, तो बहुत ही ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है। तो मेरा मन है ऑलरेडी आपने बहुत कुछ लूज कर लिया है और अभी फिलहाल सिचुएशन सुधर रही है, तो आपको होल्ड करना चाहिए। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर आप अभी फिलहाल मोमेंटम को पकड़ कर रखिए और जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है वहां पर आप निकलने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे सकता है वो हमें 18.5 या 19 के आसपास दिखाई दे सकता है, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप यहां पर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हालत जब सुधरेगी बैंक की तो हमें स्टॉक का प्राइस और भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, तो जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म का सोचने में इसमें भलाई रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, ज़्यादा देरी नहीं हुई है। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो अभी भी ज़्यादा देरी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 17 रुपीज़ का लेवल ऑलरेडी टूट चुका है। तो ये हमें क्लियरली एक ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।